नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। रोजमर्रा के घटनाक्रम पर हम 8:30 बजे बात करते हैं और मेरे साथ जब से भारत और पाकिस्तान के बीच ये नई टेंशन शुरू हुई है, धीरेन्द्र पुंडेर जी और वीरेंद्र नाथ भट्ट हमारे साथ जुड़ते हैं। अ, इन घटनाक्रमों के पीछे झांकने की कोशिश करते हैं, इनके प्रभावों का भी रेखांकन करते हैं। मेरे साथ दोनों वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं, धीरेन्द्र पुंडीर दिल्ली से और वीरेंद्र नाथ भट्ट लखनऊ से। आप दोनों का स्वागत है। नमस्कार। वीरेंद्र जी, आपके पास आता हूं। कांग्रेस को हुआ क्या है? फिर अपनी असलियत पर आ गई। एस जयशंकर पर सवाल खड़े करना, उनके किसी एक बयान को पकड़ करके ये कहना कि ये तो बहुत बड़ा अपराध उन्होंने कर दिया है। कौन सा अपराध कर दिया है? एस जयशंकर ने नई बात क्या कही है? ये तो प्रधानमंत्री डे वन से कह रहे थे कि जिन्होंने ये जेनोसाइड किया है, उनकी हम पहचान करेंगे, उनका पीछा करेंगे, उनको उनके अंजाम तक पहुंचाएंगे, उनके आकाओं को उनके अंजाम तक पहुंचाएंगे और ऐसी सजा देंगे जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। और ये काम किया है भारतीय सेना ने। तो ये एस जयशंकर के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? और दूसरे, ये जो बात पाकिस्तान कह रहा है, हमने भारत के जेट गिरा दिए, पाकिस्तान के पत्रकार ही पूछ रहे हैं, वहां के बुद्धिजीवी लोग पूछ रहे हैं कि भैया अगर गिराए हैं तो उनकी तस्वीर, उनकी वीडियो कुछ तो होगा पाकिस्तानी सेना के पास में, वो दिखा दो। वो भी नहीं दिखा रहे हैं। अब यही सवाल कांग्रेस ने पूछना शुरू कर दिया है। कांग्रेस को हुआ क्या है? कांग्रेस को कुछ भी नहीं हुआ। जो पाकिस्तान का जो डीप स्टेट इंडिया में है वो सक्रिय हो गया है और उसकी सरगना कांग्रेस है। कांग्रेस द्वारा वो सवाल किए जा रहे हैं जो पाकिस्तान के लोग भी नहीं कर रहे। कांग्रेस द्वारा जो है ये जो सबसे मूर्खतापूर्ण और सबसे जो आपराधिक काम किया जा रहा है कि जयशंकर ने पाकिस्तान को बता दिया। अरे उनको ये तक ध्यान नहीं है कि ऑपरेशन 6 और 7 की अर्धरात्रि को, उसके बाद 10 तारीख को जब ऑपरेशन चला, उसके बाद इंडिया के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन ने साफ साफ कहा कि इस ऑपरेशन के बाद हमने पाकिस्तान को बता दिया कि हमने केवल जहां पे आपके आतंकवाद के अड्डे थे, लाहौर में मुरीद के और बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद का, मसूद अजहर का, हमने उस पर अटैक किया है। हमने आपके किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन को, किसी सिविलियन इंस्टॉलेशन को, किसी कैंटोनमेंट को, किसी हवाई अड्डे को हमने टारगेट नहीं किया है। ये बात तो डीजीएमओ ने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कही है, प्रेस ब्रीफिंग में कही है। इसी को राहुल गांधी बता रहे हैं कि साहब जो है ये एस जयशंकर ने पाकिस्तान को क्यों बता दिया। और दूसरी बात, जो उनका जो 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 एंटी नेशनल टूल किट है, इस्लामी टूल किट, इस्लामी जिहादी और वामपंथी जो टूल किट है, उसका सबसे बड़ा गढ़ है सोनीपत की अशोका यूनिवर्सिटी। ये वामपंथी जिहादी, ये एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, कम्युनिस्ट और इस्लामी जिहादी आतंकवादी। वहां के जो एक असिस्टेंट जो वहां का लेक्चरर है, और जिसको अंग्रेजी अखबार और हिंदी और सारे टीवी चैनल बता रहे हैं कि वो प्रोफेसर है, अली अहमद महमूदाबाद, लखनऊ का ही मूल निवासी है। उसने जितना गंदा ट्वीट किया था, कि फेसबुक पे लिखा था कि फॉरेन सेक्रेटरी की ब्रीफिंग में विंग कमांडर व्योमिका सिंह और आर्मी की कर्नल सोफिया कुरैशी आती हैं, जो आप डाइवर्सिटी को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, यही कहीं अगर होती धरातल पे तो कैसा होता। बहुत ही उसने शरारतपूर्ण उसने पोस्ट लिखी थी, उसके ऊपर मुकदमा हुआ, उस समय अरेस्ट है, पुलिस की कस्टडी में है। आज सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट सीधे सुन लेता है, कोई जरूरत नहीं हाई कोर्ट की। मामला पुलिस थाने में दर्ज हुआ और सुनवाई सीधे सुप्रीम कोर्ट में होगी। भारत का बड़ा अजीब कानून है भाई, मुसलमान है। तो एक तो ये एक्टिव हो गया। और दूसरा, आज जिस तरीके से कांग्रेस के लोग जो है, बाकायदा के प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि कितने जहाज गिरे हमको बताया जाए।
भारत की वायुसेना ने बाकायदा घोषणा कर दी है कि हम कल परसों में सारे डिटेल शेयर करेंगे। हमने पाकिस्तान की वायुसेना के कितने फाइटर जेट गिराए, हमने उनका पूरा जो जो फ्लाइट डाटा है, हमने पूरा वो रिकॉर्ड किया है, वो हमारे पास एविडेंस है, उसके फोटोज हैं, उसके हमारे पास इमेजेस हैं, सारी चीजें हमारे पास हैं। और फ्रांस की ओर से ये क्लैरिफिकेशन आ गया है और स्पष्ट कह दिया गया है कि हमारा कोई भी जो है कोई रफाल नहीं गिरा है। भारतीय वायुसेना के एयर चीफ मार्शल अजय भारती ने भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हमारे सारे पायलट सेफ हैं, घर पे हैं, दे आर सेफ बैक होम। तो ये जब ये बात साफ साफ कही जा चुकी है तो ये सवाल दोबारा उठाने का क्या मतलब है? और जिस वीरेन जी, तरीके वीरेन जी, यहाँ एक सवाल उठता है। हाँ ये राफेल का नाम लेकर के जानबूझ करके ऐसी हरकतें कर रहे हैं ताकि मानसून सत्र में राफेल को फिर मुद्दा बनाया जा सके, ना राहुल ना ना गांधी ना के इशारे पर। ये ये केवल अमेरिकन और वेस्टर्न जो कंपनियां जो रफाल की कंपटीटर थी, जो अपना ग्रिपिन और या F-16 इंडिया को बेचना चाहती थी, तो ये इंटरनेशनल आर्मामेंट कंपनियों का कंपटीशन है और ये उसकी दलाली कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ये ये रफाल के खिलाफ जो राहुल गांधी की कैंपेन थी, वो मामला इतना इनोसेंट नहीं था। ये भारत में कोई पहली बार नहीं हो रहा है। यूरोपियन अमेरिकन कंपनी कम्पीट करती हैं और उसमें रशिया भी आ जाता है। तो ये तीनों तो जो कंपनी लूज करती है वो हमेशा ये इस तरह की कैंपेन को फाइनेंस करती है, पैसे और अखबारों में भी वो पैसा खर्च करती है, लेख लिखे जाते हैं, टीवी में डिबेट होती है, सेमिनार होती है, ये सब किया जाता है। ये सब उसी का हिस्सा है। अडानी के खिलाफ जो कैंपेन चल रहा है उसका भी आधार यही है कि अडानी ने जो काम शिपिंग में शुरू किया है उसके चलते जो आपकी यूरोप की शिपिंग कंपनियों का बहुत नुकसान हो रहा है, तो अडानी को टारगेट करो। सबसे बड़ा जो मामला है वो केरल का विंझनम जो ट्रांसशिपमेंट जो सी पोर्ट है, अब तक जो है जो बड़े जहाज थे इंडिया आते थे, उनकी अनलोडिंग कोलंबो और सिंगापुर में होती थी, अब वो केरल में होगी। तो इससे बहुत पैसा मारा जाएगा यूरोपियन कंपनीज का। ये सब हो रहा है, ये सब छोड़िए। और जिस तरीके से कांग्रेस ने जो डेलीगेशन जो भारत सरकार ने जो बाहर भेजने के लिए तैयार किए थे, और जिस तरीके से कांग्रेस ने जिन लोगों की सत्यनिष्ठा और जिन लोगों की राष्ट्र के प्रति देशभक्ति संदिग्ध है, गोगोई जो आसाम का एमपी है, जिसकी पत्नी बकायदा आईएसआई के पेरोल पर है और वो पाकिस्तान होम मिनिस्ट्री के न्योते पर वो पाकिस्तान जाता है गोगोई। और दूसरा सैयद नजीर हुसैन जो जो इनका एमपी है राज्यसभा का कर्नाटक का, कर्नाटक से। उसको सरकार ने नहीं लिया है। सलमान खुर्शीद जो है जो भूतपूर्व मंत्री हैं और विदेश मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने स्वीकार नहीं किया। इन लोगों को ये छोटी सी बात याद नहीं है कि 1995 में नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे। यूएन ह्यूमन राइट कमीशन में पाकिस्तान ने कश्मीर में मानवाधिकार का प्रस्ताव पेश किया था। नरसिम्हा राव ने उस समय के लीडर अपोजिशन लोकसभा में अटल बिहारी वाजपेयी को नेता बनाया था इंडियन डेलीगेशन का, उनको कैबिनेट रैंक दिया था। सलमान खुर्शीद विदेश राज्य मंत्री थे और अटल जी ने जेनेवा में यूएन ह्यूमन राइट कमीशन के कन्वेंशन में पाकिस्तान का प्रस्ताव को एकदम धुआं हो गया, प्रस्ताव डिफीट हो गया। और उसके बाद पाकिस्तान की जो प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो ने कहा सलमान खुर्शीद को, ये रेंटेड मुसलमान है, किराए का मुसलमान है। तो उसके बाद सलमान खुर्शीद ने कहा था ये डिफ्लेटेड बैलून है, यानी पिचका हुआ गुब्बारा है। ये सब हो चुका है इंडिया में। और ये बात, और जैसे मैंने कल भी कहा था, मुशर्रफ हुसैन जो ईस्ट बंगाल का चीफ सेक्रेटरी था 1971 में, उसने अपनी किताब में लिखा है कि इंडिया के डेलीगेशन यूरोप जा रहे थे 71 में, उसमें सीपीएम के, सीपीआई के और भारतीय जनसंघ के एमपी थे, अपोजिशन के नेता थे, जो भारत सरकार का पक्ष यूरोपियन कैपिटल में रख रहे थे, उनकी विश्वसनीयता थी। जबकि पाकिस्तान के डेलीगेशन जो जा रहे थे, उनके नेता आर्मी के जनरल थे, ब्रिगेडियर थे, और उनकी कोई विश्वसनीयता नहीं थी। तो ये सारा इतिहास कांग्रेस को अगर याद नहीं है और ये केवल खिसियानी बिल्ली की तरह खंबा नोच रही है, उसको लग रहा है कि हमने झूठ का और नफरत का और हिंदू धर्म को गाली दे करके जो एक माहौल बनाया था और मुसलमानों के बीच में अपनी जगह बनाई थी, ये देश तो फिर एकजुट हो रहा है और ये जी जाति जी। के घृणा के भाव से उभर करके आगे आ रहा है। नरेंद्र मोदी ने जाति जनगणना की घोषणा करके इनके पास
जो घृणा फैलाने का बहुत बड़ा एक ट्रम्प कार्ड था वो इनसे पहले ही छीन लिया है। तो अब ये बदहवास हो गए हैं, बौखला गए हैं, पागल हो गए हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा क्या करें। जी जी। धीरेन जी, जिन एस जयशंकर का लोहा पूरी दुनिया मान चुकी है, उनकी जो टिप्पणियां होती हैं यूरोपियन कंट्रीज के बारे में भी, और अभी तो अमेरिका को भी उन्होंने खरी खरी सुना दी है। और डोनाल्ड ट्रंप जो 2-3 दिन तक लगातार बदजुबानी कर रहे थे, गलत दावे कर रहे थे, मैंने युद्ध रुकवा दिया, उस पर भी डोनाल्ड ट्रंप को जवाब अपने प्रवक्ता रणधीर जायसवाल से दिलवा करके उनकी भी एक तरीके से हैसियत बता दी और फिर खुद मैदान में आ गए। एस जयशंकर ने जब रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा था और अमेरिका समेत यूरोपियन कंट्रीज भारत के ऊपर प्रेशराइज कर रहे थे कि हम रूस से ईंधन खरीदना बंद कर दें क्योंकि उसकी मदद हो रही है हमारे पैसे से, तब भी बहुत करारा जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि 1 महीने की ऊर्जा जरूरतों के लिए हम जितना ईंधन खरीदते हैं रूस से, उतना तो दोपहर तक यूरोपियन कंट्रीज खरीद लेती हैं। तो हमें ज्ञान ना दें, ये ज्ञान अपने पास रखें। और एक टिप्पणी उनकी जो मुझे याद आ रही है वो ये कि यूरोप की समस्याएं सारी दुनिया की समस्याएं हैं और सारी दुनिया की समस्याओं से यूरोप का कोई लेना देना नहीं है। ऐसे एस जयशंकर पर कांग्रेस का बार बार हमला, ये फिर से हमला हुआ है। तो इनकी ग्रंथि क्या है? एस जयशंकर को निशाने पर लेने की वजह क्या मानते हैं आप? म्यूट हैं। देखिए, आप पिछले कुछ वक्त से अगर गौर करते हैं तो एस जयशंकर के नेतृत्व में, चूंकि प्रधानमंत्री मोदी तो राष्ट्र को ही नेतृत्व कर रहे, लेकिन अगर मैं एक मिनिस्ट्री की बात करता हूं तो एस जयशंकर के नेतृत्व में पिछले कुछ समय से भारतीय विदेश नीति एक शेप लेती हुई दिखाई दी। इससे पहले भारतीय विदेश नीति का बिल्कुल तय था कि अगर फिलिस्तीन का कोई प्रस्ताव आना तो उस पर उसके हक में बोलना है और इसराइल के खिलाफ वोट करना है। इसके बाद अगर आपको कहीं भी कुछ करना है तो आप रशियन सेंटर्ड हो गए या इस तरफ जाएंगे तो फिर बीच में अमेरिकन के तरफ अगर आप हैं तो उधर आ गए। यानी आपने एक स्टैंड इस तरह का लिया हुआ था जो पूरी तरह से देश के हक में है नहीं है, लेकिन बस वो आपका स्टैंड है जो बहुत दिनों से चल रहा है, उसमें कोई चेंज नहीं था। इसको पूरी तरह मोबाइल किया। मैं फिर कहता हूं कि लोग बहुत सारे इनका नाम लेते हैं सुषमा स्वराज जी का, लेकिन मुझे लगता है वो एक बेहतर राजनेता भले ही थी, लेकिन एक विदेशी कूटनीतिज्ञ या एक विदेश मंत्री के तौर पर एस जयशंकर ने बहुत लंबा सफर तय किया है। और ये अगर जीत जिस तरह से आप देख रहे धीरे धीरे रियलाइज हो रहा, पाकिस्तान का झूठ भी साफ हो रहा है, कांग्रेस के सवाल भी नीचे जा रहे हैं, ऐसे में ये जो जीत के लिए एक और नेता आपके पास आ गया। अभी तक आप अमित शाह नरेंद्र मोदी की जोड़ी से परेशान थे, थोड़े दिनों बाद एक और लीडरशिप उभरी, वो गडकरी है। तो वो सड़कों के नाम पे आपने देखा होगा पिछले चुनाव में बड़ा जबरदस्त उनको जनता का वो था। इसके बाद फिर आपने गौर किया तो फिर मुख्यमंत्रियों का दौर चला जिसमें योगी आदित्यनाथ है, हेमंत बिस्व शर्मा है। इन लोगों ने भी पार्टी के वोट बैंकों को भरने की एक बड़ी मुहिम छेड़ी और उससे लोग प्रभावित थे। अब एक नया नाम है जो कोई ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन नहीं, ब्यूरोक्रेट से पॉलिटिशियन बना है और बहुत रेयर इस तरह की कामयाबी हमने देखी है। गृह सचिव भी हैं आरके सिंह, अच्छा काम करते हैं, लेकिन आपने देखा कि उस तरह की जनता के पास उनके जनता से माफ कीजिएगा संवाद इस तरह का नहीं जितना इनका है। और बिना किसी तरह के आप देखिए, बिना किसी जार्गन के, बिना किसी उसके, वो सीधा अपना काम कर रहे हैं और उसका फायदा बीजेपी को मिलता हुआ दिख रहा है। दरअसल सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर अटैक करने की कोशिशें लगातार कमजोर हो रही है कांग्रेस की। कांग्रेस अभी भी जो कुछ भी कह रही है, आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से सौदागरी में उतर आई है कांग्रेस वो। लेकिन अगर हम ये देखें कि वो आसपास के उन बड़े चेहरों पर अटैक करना चाह रही है जिसका फायदा चुनावों में बीजेपी को मिल सकता है, क्योंकि उन लोगों ने राष्ट्रीय विदेश नीति को एक रास्ता दिखाया है, विदेशों को उनके मुंह पर बोला है। क्योंकि हम लोगों के अंदर ये ग्रंथि बहुत दिन से थी। अगर आप गौर करेंगे
ओंकार जी, हम लोग विदेशों में या वेस्ट के खिलाफ बोलते हुए हमेशा एक हिचकते थे। यहाँ ज़रूर जो है सीआईए को बहुत श्रीमती गांधी वो किया करती थी, बहुत ज़्यादा उन पर तंज कसा करती थी। याद होगा कि इस तरह के वो भी छपते थे उस समय कार्टून की, आज पानी नहीं आ रहा था, उन्होंने कहा सीआईए ने मेरे नालियों पानी की वो लाइनें काट दी, इस तरह से हुआ करता था। लेकिन कोई ऑब्जेक्टिविटी के साथ पूरा कोई अटैक करते हुए कभी नहीं देखा गया। इस बार यूरोप को उसकी हैसियत में रखा, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे वो सबसे बातचीत की, सीधा बातचीत की। फायदा हमारा क्या ये बताइए? ऐसा कभी आप सोच नहीं सकते थे कि भारत इस तरह से कभी ईरान के साथ रिश्ते बनाएगा अमेरिका के दबाव के बावजूद, या फिर रशिया के साथ बनाएगा और रशिया के बावजूद अमेरिका के साथ इस तरह की जो हाईली पहले एटॉमिक खैर उस समय हो गया था मनमोहन सिंह जी के समय, लेकिन जिस तरह से अब अमेरिका अपने बेहतरीन हथियार आपको देना चाहता है, वो चाहता है आप उससे सब खरीदें, जबकि आपने S-400 लिया, काटसा नहीं लगा पाया अमेरिका, काटसा लाओ, जबकि उसने टर्की पे लगाया। जब शुरू में टर्की के तो ये एक ऐसे विदेश मंत्री हैं जिनको मुझे लगता है कि आम जनता, जबकि वो मैंने फिर कहा वो ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन नहीं है, इसके बावजूद आम जनता उनको बहुत स्नेह कर रही है और उनको बहुत मान रही है। लिहाजा कांग्रेस एक और चेहरे को नहीं होने देना चाहती कि जो एक और बड़ा नाम इस तरह का हो जिसके नाम पर बीजेपी को वोट मिल सके। लिहाजा वो उनकी छवि तोड़ना चाहती है, क्योंकि मोदी पर सीधे जा नहीं सकते, इसीलिए वो सीढ़ियां इस्तेमाल कर रहे हैं कि ताकि हम मोदी की टावरिंग इमेज को तोड़ने के लिए, वोट हासिल करने के लिए एक नया रास्ता निकाले। मुझे लगता है कि इसी वजह से वो पहला सीधा अटैक कर रही है। मैं एक और सवाल आपसे यहाँ ले लेता हूँ। भारत का प्रेशर है कि आईएमएफ ने अब पाकिस्तान पर अगली किस्त जारी करने से पहले 11 शर्तें थोप दी हैं और ये कहा है कि ये 11 शर्त पहले पूरी करिए, उसके बाद हम आपको आगे की किस्त जारी करेंगे। ये भारत ने जो सवाल खड़े किए थे आईएमएफ पर कि जिस समय ये युद्ध की स्थिति है, दोनों देश आपस में भिड़े हुए हैं, उस समय आप पाकिस्तान को पैसा जारी कर रहे हैं और इसमें नो डाउट अमेरिका की भी एक भूमिका है, जिसके 18% शेयर जो है वो आईएमएफ में है। और डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर भी सवाल उठे, अमेरिकन प्रशासन के शासन के ऊपर भी सवाल उठे कि ऐसे समय आप आईएमएफ से अरबों रुपया दिलवा रहे हैं पाकिस्तान को। तो ये जो एक नई डेवलपमेंट है कि आईएमएफ जो है वो 11-12 शर्तें इस समय लगा रहा है और पाकिस्तान से कह रहा है कि ये शर्तें मानिए तब हम आगे जारी करेंगे। ये भी हमारी विदेश नीति का ही एक तरीके से एक कामयाबी है, सफलता है। देखिए, हम लोगों ने पूरा प्रतिरोध किया था और उसके बाद बहिर्गमन किया था, जिसको लेकर कांग्रेस जो है सरकार पर हमलावर होने की कोशिश कर रही थी। दिक्कत ये आ रही है कि कांग्रेस इतनी जल्दबाजी में है, जैसे आप गरम हलवा होता है, उसका ऊपर से पता नहीं चलता, और जब आप चम्मच भर के मुंह में रख लेते हैं तो ना तो उगल पाते हैं, ना निगल पाते हैं, आंखों से आंसू आने लगते हैं। कांग्रेस की स्थिति अब इसी समय ऐसे है, क्योंकि उसने उस समय कहा कि भाई हमने ये कैसे अमेरिका ने समझौता कराया और क्या है, तो उसने खुद ही कह दिया कि मैं मध्यस्थ नहीं था। तो उनकी अगली जो, अब मुझे मालूम नहीं कि वो जय हिंद यात्रा होगी या नहीं होगी, क्योंकि वो तो हवा निकल गई, क्योंकि जो मेन लाइन थी वो तो वही थी। इसके बाद अगर आप इस वाले मसले में भी देखें कि किस तरह से इन्होंने ये कोशिश की करने की, लेकिन मुझे लगता है कि वो भी हवा इसीलिए निकल गई क्योंकि उस आईएमएफ ने बाकायदा 11 नई शर्तें जोड़ दी। अब पाकिस्तान पर पूरी 50 शर्तें हैं, 50 शर्तों को उसको पालन करना है, तब उसको पैसा दिया जाएगा। पाकिस्तान आईएमएफ का चौथा सबसे बड़ा कर्जदार देश है। पिछले 24 बार वो इससे बेल आउट ले चुका आज तक। इंडिया ने एक बार 1993 में लिया था, 91 में जब सोना गिरवी रखा गया था, तब के वक्त के बाद का एक बार का बेल आउट है। लेकिन वो ये जरूर आपको कहना पड़ेगा कि पाकिस्तान को मैं एक ऐसे देश के तौर पर देखता हूं कि जो दो विरोधी लोगों के बीच का फायदा उठा सकता है दोनों से। ये पाकिस्तान ने बड़ी महारत हासिल की है। 1951 से उसने हथियारों की फर्स्ट आर्मामेंट जो आई थी पाकिस्तान में, वो 1951 में अमेरिका से आई थी और उसके बाद वो चाइना का भी करीबी रहा। आज उनका विदेश मंत्री, उप प्रधानमंत्री इशाक डार है, वो चाइना पहुंच चुका, क्योंकि वो चाइना से चाहता है और चाइना ने अफगानिस्तान को भी बुलाया है वहां। तो आप ये देखिए, एक तरफ चाइना जो ध्रुव विरोधी है अमेरिका का, दूसरी तरफ अमेरिका, दोनों से वो फायदा ले रहा है। तो ये उसके अंदर है, तो इसीलिए उसने आईएमएफ से ये चीज तो हासिल कर ली।
लेकिन भारत चूंकि अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं उनकी दिक्कत ये है कि अमेरिका सारी मदद रोक रहा है और भारत उन देशों में शामिल है। आपको मालूम है अभी भी 90 देशों को यूएन ने लिखा कि हमारे जो आपका हिस्सा है, जो आपको पेमेंट देना है खर्चों का, वो कृपया करके चुका दें, और भारत समय से पहले देता है। तो ऐसे संकट के समय उनको भी मालूम है कि ये एक अकेला देश है जो मानवता में या उसमें शांति सेना में सबसे ज्यादा सैनिक भेजता है, आर्थिक मदद देता है लोगों को, और वो अपने ऐसे संकट पे जब पैरासिटामोल के लिए ट्रंप जो है वॉर करने को तैयार थे, यानी इस पागलपन की हद में, तब वो पूरी दुनिया में कोरोना वैक्सीन बांट रहे थे जबकि उनके लोगों को भी जरूरत थी। तो ये एक बड़ी चीज है, मुझे लगता है आईएमएफ को ये प्रेशर भारत का बड़ा है और पाकिस्तान इसको पूरा नहीं कर पाएगा क्योंकि पाकिस्तान चाहता है 12 से 18% अपना बजट बनाए, 12 से वो 18% ले जाना चाहता है रक्षा बजट, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि वो उनकी प्रायोरिटी नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये भारत की विदेश नीति का एक कारण कामयाबी का एक वासला है, जबकि आपके अगेंस्ट अमेरिका जैसी ताकत खड़ी हो गई हो, चीन आपके साथ पहले से विरोध में हो और रशिया आपको इस तरह से खुल के ना हो, ऐसे माहौल में भी अगर आप ये करते हैं तो मुझे लगता है एक बड़ी चीज है। जी सर। चौधरी साहब, आप एक बात समझ लीजिए कि ये जो आईएमएफ की जो शर्तें हैं ये केवल आई वॉश है, ये केवल धोखा है। आप कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर को इनकम टैक्स के दायरे में लाओ, वहां के 99% जो जो मेंबर नेशनल असेंबली के हैं वो सारे के सारे जमींदार हैं, क्या वो कभी अलाउ करेंगे इनकम टैक्स? और मोर ओवर $1.5 बिलियन तो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है, उसको $4 बिलियन तो लोन रिपे करना है पुराना, प्लस उसको जो 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 उनके पाकिस्तान के एयरफोर्स के जो एयर डिफेंस के जो इंस्टॉलेशन थे, जो भी उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशन थे, उनको जो तबाह किया है भारत ने, उसको ही रिप्लेनिश करने के लिए, रिप्लेस करने के लिए उनको $10 बिलियन चाहिए। तो ये $1.5 बिलियन से कुछ नहीं होने वाला उनका, वो पैसा मिल जाएगा तो कुछ नहीं उनका भला होगा, उनको उसका 5 गुना पैसा वापस करना है। बिल्कुल सही बात है। मैं आपसे एक्चुअल में जानना ये चाहता था, जब ये क्राइसिस शुरू हुआ 22 अप्रैल को जेनोसाइड के बाद, और भारत ने सभी विदेशियों को, खास तौर से पाकिस्तान के नागरिकों को डिपोर्ट भी करना शुरू किया और 48 घंटे में देश छोड़ कर के चले जाने के लिए भी कहा, नए वीजा बंद किए, अटारी बॉर्डर बंद किया। उस समय काफ़ी छाती पीटने वाले सामने आए थे। उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला से लेकर के पीडीपी के नेता, कुछ दूसरे लोग भी आ गए थे। लेकिन हमने देखा है इधर भट्ट साहब और धीरेन जी के अहमदाबाद से, सूरत से, जूनागढ़ से, देश के अलग-अलग हिस्सों से जो बरसों से छिपे हुए रोहिंग्याज और बांग्लादेशी, उनको पकड़ा गया, उनको बसों में भरा गया, और जो मेरी सूचना है वो उनको बांग्लादेश की सीमा में लिटरली फेंका गया और ये कहा गया वहां पर जो इनकी सुरक्षा बल है बांग्लादेश की, कि भैया इनको चुग लो और चुग करके ले जाओ, ये दोबारा हमारी तरफ दिखाई ना दे जाएं। तो ऐसे में कुछ श्रीलंकन नागरिकों को लेकर के और रोहिंग्याज को लेकर के भी याचिकाएं दाखिल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में। आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बहुत तीखी टिप्पणियां आई हैं और यहां तक कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि हम ऑलरेडी 140 करोड़ हैं, भारत कोई धर्मशाला नहीं है, आपको यहां रहने की, बसने की हम इजाजत नहीं दे सकते। जो सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है कि कोई भी विदेशी हमारी जमीन पर नहीं रह सकता है, तो उस पर मैं धीरेन जी से पहले टिप्पणी चाहूंगा, उसके बाद वीरेन जी आपके पास आता हूं। देखिए, बहुत अरसे से मैं वीरेंद्र सर इस बात को कहूंगा कि मैं वो माफ कीजिए ओंकार सर, अगर आप गौर करेंगे तो मैं इस बात को कई बार कह चुका कि इस देश को सराय में बदलने का, धर्मशाला में बदलने का पूरा प्रयास पूरे इस देश की आजादी से हो रहा था और मैं बार बार बोलता था कि ये देश धर्मशाला नहीं है। आज जब मैं सुप्रीम कोर्ट का ये बयान सुन रहा था तो मैंने हंसते हुए कहा कि शायद पहली बार उसको ये लग रहा है कि एक राष्ट्र तय होता है,
राष्ट्र की ज्योग्राफी होती है, राष्ट्र की पॉपुलेशन होती है। लेकिन ये जो इस देश में जो कि वो स्थापित कर दें कि इस्लामिक लोग जो है हमलावर इस देश के हैं, या वो एक कॉमन ट्रेंड था कि यहाँ पहले आर्यन आ गए, वो थ्योरी स्टेब्लिश की गई, इसलिए थ्योरी बनाई गई ताकि आप जो आक्रांता बर्बर इस्लामी का अन्वेषण है, जो विल डुरंट कहता है दुनिया का सबसे ज्यादा अमानवीय है, इतनी सजा होलोकॉस्ट है, हाँ, होलोकॉस्ट है। होलोकास्ट, जिसको हम लोग 8 करोड़ से 27 करोड़ तक लोगों के कत्ल हुए। आखिरकार मुझे आज ये खुशी है कि धीरे धीरे जो लोगों का प्रतिरोध है, आप जैसे सीनियर्स लोगों ने जिस तरह से इस आवाज को उठाने की कोशिश की और लोगों को बताया कि भाई ये धर्मशाला नहीं है, वो बात आज सुप्रीम कोर्ट ने हुई। वरना कोलिन गोंजाल्विस जैसे, जैसे मैं आपको कल भी उदाहरण दे रहा था कि एक कमरे में लोग बैठे हैं, बाहर बहुत बुरी तरह से ठंडी हवा चल रही है और लोग अगर खोलते हैं तो मर जाते हैं, बर्फ है, हमारे पास कंबल नहीं है, सेलेक्टेड इतने ही है कि हम लोगों के पास रजाई नहीं कंबल है, लेकिन एक शख्स उसमें से कहता है कि नहीं मुझे तो खुली हवा अच्छी चाहिए क्योंकि हवा बंद नहीं होनी चाहिए, वो दरवाजा खोल देता है। तो क्या करें, सारे लोग मर जाए? दरअसल इस तरह के लोग अपने आप को बड़ा करना, ये हो प्रशांत भूषण हो, ये लोग अच्छे हो सकते हैं, वो कुछ सिलेक्टेड लोगों के लिए होंगे, लेकिन ये देश के लिए ये यकीनन तौर पर जहर का जो लोग हैं, जिस तरह की इंजेक्शन है, क्योंकि रोहिंग्याज ने वो रिपोर्ट है कि वो जब भाग रहे थे, जब उन पर अटैक हो रहे थे, तब उन्होंने हिंदू औरतों के साथ रेप किया था, हिंदू धीरेन औरतों को मारा था इनके ऊपर। एक बात सामने आई है, सुप्रीम कोर्ट में भी भारत यूएन चार्टर ऑन रिफ्यूजी में सिग्नेटरी नहीं है। हाँ, और भारत सुप्रीम नहीं, कोर्ट की यूनिवर्सिटी तो वो बहुत दिन से है, क्योंकि इस पर कई बार हाँ, कर चुके हैं ये लोग, कई बार और गए हैं, दबाव तो है ये भारत के ऊपर साइन करने का, लेकिन भारत ने इसको आज ये तक भारत साइन ने नहीं नहीं की किया। थी। इसीलिए जो आप देखते होंगे वो तमाम शरणार्थियों को उनको जो पैसा देना और वो सब चीजें थी, वो यहाँ मना कर दी गई थी, इस पर कई बार हुआ। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ा अच्छा कदम है, और मैं मानता हूं कि इस पर और सुप्रीम कोर्ट अगर अड़िग रहता है तो कम से कम सीए और एनआरसी के वक्त जिस यस, यही मैं कहने तरह वाला का था, माहौल हमने सीए इस देश में देखा था वो रास्ता दोबारा नहीं साफ होगा। होगा ये इससे। इसी के साथ मैं सर बात खत्म करता हूँ, आपको उम्मीद। जी 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 धीरेन जी, आपको इजाजत है। बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। I'm afraid I couldn't find anything about that. वीरेन जी, जी सर, मुझे अनुमति है? हाँ जी हाँ जी धीरेन जी, तो वीरेन जी, इस पर आपकी टिप्पणी भी चाहूंगा मैं, जो आज सुप्रीम कोर्ट का रुख हमें देखने को मिला है। और दूसरे, एक संभल में सर्वे जारी रहेगा, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक डिसीजन आ गया है जिसकी प्रतीक्षा की जा रही थी, जिसको चैलेंज किया गया था मुस्लिम पक्ष के द्वारा मस्जिद कमेटी की तरफ से। तो ये कितनी बड़ी राहत है। देखिए, पहली जो खबर अभी ये आई है कि संभल में डीएमएसपी ने, पुलिस ने वहां फ्लैग मार्च किया है इस हाई कोर्ट के फैसले के बाद, ताकि वहां पे कानून व्यवस्था पर नियंत्रण बना रहे और किसी किस्म की वहां पे अफवाहें, अस्थिरता कुछ ना फैले, लोगों में कानून व्यवस्था मशीनरी के प्रति विश्वास बना रहे। दूसरी बात यह है कि नवंबर 2024 में वहां पे जब मुसलमानों ने हिंसा की थी सर्वे के खिलाफ, और जब ये मामला गया था सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने सारे किसी सर्वे पर रोक लगा दी थी। तो अब ये अभी स्पष्ट नहीं है मुझे कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के आज के इस निर्णय के बाद क्या जो सर्वे कमिश्नर जो जो संभल के जो जो चंदौसी के सिविल जज ने अपॉइंट किया था, क्या उसकी रिपोर्ट पब्लिक होगी, या उसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश होगी, या या अब या जो जामा मस्जिद कमेटी है संभल की, क्या इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी? जाएगी ही जाएगी। तो मुझे लगता नहीं है कि अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस निर्णय के बाद कोई तात्कालिक इसका एक्शन होने वाला है। इट इज नॉट क्लियर कि सर्वे कमिश्नर की रिपोर्ट पब्लिक होगी या नहीं होगी। तो वो बहुत डिटेल रिपोर्ट है एएसआई और जो वकील विष्णु जैन ने जो की एप्लीकेशन पे सर्वे हुआ था। तो अभी मेरा ख्याल है और अब जो है अगला ये हफ्ते में ही सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में वेकेशन हो जाएगा, तो जून में कोर्ट बंद रहेंगे और केवल वेकेशन जज बैठेंगे। तो जुलाई के पहले हफ्ते में कोर्ट खुलेगी। उसके बाद ही मुझे लगता है कि स्थिति स्पष्ट होगी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस निर्णय का लीगल इम्प्लीकेशन क्या होने वाला है। और ये लोग सर्वे क्यों नहीं होने देना चाहते थे, विरोध क्यों कर रहे थे?
सबसे बड़ी बात यह है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले का सबसे बड़ा इम्प्लीकेशन, एक तो ये हिंदू पक्ष की जीत इस मामले में हुई है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, जिसमें ये कहा गया है कि 1947 15 अगस्त को जिस धर्म स्थल का जो स्वरूप था, जो वो स्टेटस को बना रहेगा, वो उसमें अल्टरेशन या परिवर्तन नहीं हो सकता। तो कम से कम ये आज जो है एक ईंट और गिरी है इस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की, इसकी नींव और कमजोर हुई है। और मई 2021 या 22 में जो पहले चीफ जस्टिस थे जस्टिस चंद्रचूड़, उन्होंने कहा था कि पूजा स्थल विधेयक कानून में किसी भी धर्म स्थल का स्वरूप बदलने पर, अल्टरनेट करने पर रोक है, लेकिन ये जानने पर रोक नहीं है कि वहां वास्तव में क्या है और क्या था। सर्वे पर रोक नहीं है। तो ये जो है अब जो है इस इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस निर्णय के बाद हिंदू पक्ष की जो है कि लीगल स्थिति मजबूत हुई है। ये एक इसका बहुत बड़ा सकारात्मक पहलू है। और इसमें जो है सबसे बड़ी बात ये है, जो जो बात मस्जिद पक्ष को भारी पड़ गई, कि ये मस्जिद 1914 से का जो अधिनियम है उसके अनुसार 1920 से एएसआई के कंट्रोल में है, लेकिन 1926 के एक एग्रीमेंट के जरिए इसके ऊपर जामा मस्जिद एक्शन कमेटी का नियंत्रण बना हुआ है। तो जब हिंदू पक्ष ने कहा कि एएसआई को भी इसमें पक्षकार बनाया जाए, तब मस्जिद पक्ष ने इसका विरोध किया था। तो अब मस्जिद पक्ष को दो पक्षों से लड़ना पड़ेगा, एक एएसआई से और एक जो पक्ष ये दावा कर रहा है कि यहाँ पहले मंदिर था। और जामा मस्जिद पर सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को लेके गया था कि इलाहाबाद में जो एएसआई को पक्षकार बनाया गया है वो गलत है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, जब आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का सहारा लेंगे और ये मस्जिद 1920 से एएसआई की कस्टडी में है, तो एएसआई को पक्षकार बनाने जाने पर आप आपत्ति नहीं कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को अपहल कर चुकी है कि एएसआई का इसमें पक्षकार बनना न्यायोचित है, लीगल है। तो अब ये मामला जो है, अगर मस्जिद पर सुप्रीम कोर्ट जाता है, तो मुझे लगता है कि ये मामला वेकेशन के बाद ही सुप्रीम कोर्ट में आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी आपका जुड़ने के लिए, और धीरेन्द्र पुंडीर जी का भी, और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।